नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशन स्पेक्ट्रम। मैं हूं नरेश। आज की कहानी में 800 एडी से 1000 एडी के बीच भारत की बहुत ही पावरफुल 3 डायनेस्टीज के बीच में चले ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में। और ये 3 डायनेस्टीज थी पालाज, गुर्जर प्रतिहार्स एंड राष्ट्रकूट्स। ये टाइम इंडियन मेडिवल हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम था, जिसने आने वाली जनरेशन्स तक लोगों की सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक्स को बदल कर रख दिया। इनके स्ट्रगल के जो मुख्य कारण थे, ऑल द 3 डायनेस्टीज ट्राइड टू कंट्रोल हर्षाज कैपिटल सिटी कन्नौज। ये कन्नौज शहर जो था वो गंगा के किनारे स्थित होने के कारण और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एक क्लिफ, एक हिल के ऊपर होने के कारण सिक्योरिटी रीजन से बहुत इम्पोर्टेंट था। ये शहर बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करता था और इस तरह से ये पूरी गंजेटिक वैली के ऊपर एक ट्रेड मोनोपोली देता था। जो भी राजा इसे कंट्रोल कर सकता था। इसके अलावा जो भी डायनेस्टी इसे कंट्रोल करेगी वो प्रोस्परस एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करेगा और इस तरह से उस स्टेट में टैक्सेज के रूप में पैसा ज़्यादा आएगा। दोस्तों, दूसरा कारण प्रतिहार्स और राष्ट्रकूट्स जो थे वो कंट्रोल करना चाहते थे मालवा और गुजरात के एरिया को भी। तो ये 2 बड़े कारण थे। देखिए, आप कन्नौज का लोकेशन देखिए, ये बिल्कुल गंगा के किनारे पर और पूरी गंजेटिक वैली पर एक ट्रेड मोनोपोली देता था ये। दूसरी बात, ये एरिया एग्रीकल्चरली बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया था। तीसरी बात जो थी वो ये थी कि ये चारों तरफ इसके लिंक बहुत अच्छे थे। इधर गुजरात में, इधर, और ये जो, तो इस तरह से कन्नौज ट्रेड मोनोपोली देता था। ये हिल के ऊपर होने की वजह से सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से भी, सेफ्टी और सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से भी ये बहुत अच्छा था। इसका अर्थ ये हुआ कि जो गंजेटिक वैली पर कंट्रोल करेगा वो मालवा और गुजरात पे भी कंट्रोल कर सकता था। और गुजरात अपने रिच सी पोर्ट्स की वजह से ओवरसीज ट्रेड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। राजा हर्षवर्धन की डेथ के बाद कन्नौज इन तीनों डायनेस्टीज के लिए एक तरह से लुभावने सेंटर के रूप में उभर करके सामने आया। कन्नौज का ट्रेड और कॉमर्स का इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हो कि कन्नौज से लगभग 6 दिशाओं में लिंक रूट बनते थे। कन्नौज पे रूल करना एक तरह से पूरे उत्तर भारत पे रूल करने जैसा था। ये एक तरह से पार सिंबल बन चुका था। जिस तरह से पुराने मगध को रूल करना
एक पार सिंबल हुआ करता, ठीक उसी तरह से अब कन्नौज पार सिंबल बन चुका था। कन्नौज के इस पार स्ट्रगल में ये जो तीनों पार लगी हुई थी, इनमें से पाल डायनेस्टी के बारे में हम डिटेल में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से कवर करना चाहते हैं राष्ट्रकूट्स को। दोस्तों, राष्ट्रकूट डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय दांती दुर्ग इन 753। Initially, Rashtrakuts were subordinates of the Chalukyas. Dantidurg performed the ritual of Hiranyagarbha and considered his rebirth as Kshatriya. The Rashtrakuts dominated Deccan and Maharashtra. They were religiously tolerant, and this was the reason that trade flourished during their time. Although they promoted Vaishnavism and Shaivism, they also promoted Jainism, and there are proofs that they were tolerant towards the Muslims also. The famous rock-cut temple of Shiva at Ellora was built by the Rashtrakuts. 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी एलोरा। दोस्तों, वास्तव में शिल्प कला का एक अजूबा है ये। सतवाहन और राष्ट्रकूट्स ने जिस तरह से इसमें लगभग 10 पीढ़ियों तक अपनी ऊर्जा लगा दी, और कितना सुंदर एक शिल्पकर्ता का परिश्रम दिख सकता है, ये आप देख पाएंगे इन गुफाओं में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मियों के मंदिरों का अनूठा संगम, भारतीय शिल्प कला का ये बेजोड़ नमूना, जिसे हम एलोरा में देख सकते हैं, या यूँ कहिए कि इसका स्थान शिल्प कला में विश्व में बहुत ऊपर गिना जाएगा। एलोरा शब्द का निर्माण एलुपुरा या इलापुरा से हुआ। ईसा पूर्व करीब 700 से 600 ईस्वी के लगभग राष्ट्रकूट्स और उससे पहले सतवाहन राजाओं का ये केंद्र था। यहाँ जो कलाकार रहे, ऐसा माना जाता है कि वो अजंता कला के कलाकारों के ही वंशज थे। अजंता के जैसा ही एलोरा भी पत्थर के चट्टानों में बनाई गई अजर अमर कलाकृति है। दोस्तों, राष्ट्रकूट एम्पायर ने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच एक ब्रिज का काम किया, और इन तीनों एम्पायर में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राष्ट्रकूट्स ने ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा। दांतीदुर्ग ने जब पहली बार मान्याखेत को अपनी कैपिटल बना करके अपना एम्पायर यहाँ पे सेटअप किया, तो उसके बहुत जल्दी ये एम्पायर बहुत विशाल एरिया में खड़ा हो गया। दोस्तों,
राष्ट्रकूट्स का क्लैश आंध्रा के वेंगीज और उसके अलावा चालुक्याज और पल्लवाज से भी चलता रहा। गोविंदा द थर्ड और अमोघवर्ष राष्ट्रकूट्स के सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर माने गए हैं। अमोघवर्ष ने तो 64 साल तक राज किया और कैपिटल सिटी मान्यखेत को जो इतना स्प्लेंडर दिया वो अमोघवर्ष ने ही दिया। अल-मसूदी जब भारत यात्रा पर आए तो वो ऐसा व्याख्यान करते हैं कि उस समय के सबसे पावरफुल जो किंग्स थे वो राष्ट्रकूट्स ही थे। कृष्णा थर्ड राष्ट्रकूट्स के अंतिम स्ट्रॉन्ग एम्परर हुए और उनकी डेथ के बाद 979 में उनके विरोधियों ने इकट्ठे होकर उनकी कैपिटल पर कब्जा कर लिया और इस तरह से राष्ट्रकूट्स का डिक्लाइन हो गया। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रकूट्स पे आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।